हेलो। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा मानसून के आगमन और वापसी के बारे में, आज जो है हम लोग ऋतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऋतुओं के बारे में जो है आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो को अभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऋतुओं के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऋतुआं जैसे कि मानसूनी जलवायु की विशेषता। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। मतलब जो मानसूनी जलवायु है वह विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। ठीक है, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। मतलब कि जो एक ऋतु है, मतलब कि ठंडी में भी देखते हो ठंड जाड़ा लगता है, मतलब सर्दी लगती है हम लोगों को। गर्मी में बहुत सारे पसीना होते हैं, मतलब गर्मी होती है खूब। तो मतलब अलग अलग रहते हैं ना, बहुत अधिक परिवर्तन रहता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित है। जैसे कि आंतरिक भागों में, या मतलब कि अभी आप देख सकते हो कि मुंबई वगैरह में गर्मी कम पड़ती है, पर वही गर्मी आप देख सकते हो दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ये सब गर्मी जो है बहुत अधिक पड़ती है। तो उस हिसाब से मतलब कि यहाँ पे भी परिवर्तन, आंतरिक भागों में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। मतलब तटीय क्षेत्र जो होते हैं उनके तापमान में क्या है, अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि वर्षा के प्रतिरूप में भिन्नताएं होती हैं। मतलब तब तटीय क्षेत्र जो तापमान, जैसे कि देखो जितना तापमान, मतलब समुद्री किनारों पे देखो कि तापमान लगभग बराबर ही रहते हैं तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, यद्यपि यहाँ वर्षों के प्रतिरूप, मतलब यहाँ पे वर्षा के प्रतिरूप में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने भी प्रकार की ऋतु का अनुभव करते हैं। मतलब कि अगर आप लोग देखते होंगे ठंडी आती, गर्मी आती, बरसात आती, मतलब अलग अलग ऋतु आती रहती है ना। ये ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून आगमन और वापसी काल। ठीक है, तो अब देखिए कि मतलब मानसून कब आता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, कल बताया था किस तरह से मानसून आता है ना। तो पिछली वीडियो जाके देख लो जो लोग देखे हैं। तो चलिए अब देखते हैं शीत ऋतु के बारे में हम लोग। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। मतलब कि उत्तरी भारत में जो है शीत ऋतु क्या है, वह जो है मध्य नवंबर, मतलब कि ठंड शुरुआत तो ऐसे अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद हल्की हल्की ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, मतलब लेकिन मध्य नवंबर से अच्छे से ठंडी पड़ना शुरू होती है और यह फरवरी तक रहती है। मतलब फरवरी तक खूब ठंडी पड़ती रहती है। भारत के उत्तरी भागों में, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैप हमको दिया हुआ है मानसून के आगमन को लेकर। यहाँ पे मैप दिया हुआ था, ये मैप कल ही आप लोगों को दिखाना चाहिए था। देखिए यह किस तरह से यहाँ पे मानसून प्रवेश कर रहा है। और मैंने बताया था मानसून दो भागों में बट जाता है प्रवेश करते ही, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक अरब सागर की तरफ। जैसे ही प्रवेश करता है वैसे दो भागों में बट, अरब सागर वाला मुंबई की तरफ जाके बारिश करता है और बंगाल की खाड़ी वाला इधर जो है असम और इधर मध्य भारत में जो है जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगहों पे जो है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून बारिश करता है। इसके बारे में कल मैंने बताया था ना। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख भी सकते हैं मैप में कि किस तरह से मानसून प्रवेश कर रहा है। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे, मतलब तटीय क्षेत्रों से देखो मानसून प्रवेश करता है देश में, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। मतलब कि जो दिसंबर होता है, दिसंबर का महीना, वो क्या होता है कि मतलब सबसे ठंडा मतलब होता है। देखिए यहाँ पे देखो सबसे ठंडा, मतलब ठंडी दिसंबर में देखो कैसे पड़ती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। मतलब कि जो है दक्षिण की तरफ से अगर उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहां पे तापमान क्या है, मतलब बहुत अधिक बढ़ता है, मतलब ठंडी पड़ने लगती है बहुत भयानक। पूर्वी तट पर चेन्नई में औसतन तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
मतलब कि अगर आप तमिलनाडु या चेन्नई वन्नई में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का तापमान जो है आपको 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलेगी, मतलब गर्मी रहेगी वहाँ पे चेन्नई वगैरह में। बट आप अगर वही उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या है वो तापमान रहता है ना। तो ये जो है मतलब सेल्सियस के बीच रहता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती, मतलब जो है दिन थोड़ा मतलब गर्म हो भी जाता है, पर रातों में तो भैया तापमान और ज्यादा गिर जाता है, तो और ठंडी हो जाती है। उत्तर में तुषारपात सामान्यतः हिमालय के ऊपरी ढालों, मतलब हिमालय में तुषार भी गिरते हैं ना, जो सफेद सफेद छोटे छोटे गिरते हैं, तुषार उसको कहते हैं। तुषार जो है तुषारपात भी होता है, और हिमालय के ऊपरी ढालों में हिमपात होता है, मतलब बर्फ गिरते हैं हिमालय पे। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। मतलब कि ठंडी के मौसम में जो है उत्तर पूर्व में क्या है व्यापारिक हवाएं भी बहती हैं, और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती, मतलब कि ये जो है हवाएं स्थल की ओर से क्या होता है समुद्र की ओर बहती हैं। मतलब समुद्र की ओर से स्थल की ओर नहीं, स्थल की ओर से समुद्र की ओर ये हवाएं बहती हैं शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ठीक है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, मतलब कि इसी समय इसलिए देश के अधिकतर भागों में क्या होता है शुष्क मौसम बना रहता है, मतलब सूखा मौसम रहता है। अब देखिए इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है। मतलब कि ये हवाएं जब जाती हैं, आपने पढ़ा होगा कि वर्षा जो है कल मैंने बताया भी तो था ना कि तमिलनाडु के तट पे अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है, तो इन्हीं हवाओं की वजह से होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो ये हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की ओर वहां पे बहती हैं इस वजह से। अब देखिए दिया हुआ है देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। मतलब देश के उत्तरी भाग में जो है कमजोर उच्च दाब का एक क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इन क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती। मतलब कि हल्की हल्की जो पवनें होती हैं वह क्या करती हैं कि इस क्षेत्र से बाहर होकर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम ये गंगा घाटी में बहती हैं। मतलब कि उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी से प्रवाहित होकर सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ तथा तापमान में आर्द्रता कम और पवनें शिथिल और परिवर्तित होती हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवात विक्षोभ और अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती। मतलब पश्चिमी पवनों के साथ जो है यह क्या है भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। मतलब कि शीतकाल में जो वर्षा होती है इसी के कारण होती है तथा पवनों पर हिमपात उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मतलब कि जब वहां पे हिमालय में हिमपात की बहुत आवश्यकता होती है इसकी वजह। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, शीतकाल में जो इससे वर्षा होती है मतलब जो वर्षा होती है उसे महावट कहा जाता है, याद रखिएगा। महावट किसे कहा है शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, ठीक है। कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये वर्षा जो होती है वो रबी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, मतलब बहुत फायदे वाली होती है रबी फसलों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होता है। मतलब प्रायद्वीपीय भागों में जो है शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होता है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यह तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तित होता है। मतलब शीत ऋतु में भी जो है इसके प्रभाव तापमान के प्रभाव के कारण यह
न के बराबर परिवर्तित होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने शीत ऋतु के बारे में देखा, अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे, गर्मी के मौसम बारे में। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु जो है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होता है। याद रखिएगा, मार्च से जो है मई महीने तक क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, ताप पट्टी स्थानांतरण के प्रभाव का तथा विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मतलब कि ताप पट्टी के स्थानांतरण का प्रभाव और विभिन्न अक्षांशों की मात्रा जो है मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान से लगा। मई के दौरान जो है तापमान बहुत अधिक रहता है, मतलब गर्मी का सबसे चरम मई महीना है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब मार्च में जो है दक्कन के पठार का तापमान जो है सबसे ज्यादा 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और अप्रैल के मध्य एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ये सटॉल तापमान है, आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि गर्मी अपने चरम पे पहुंच जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मतलब कि भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव का कारण जो है तापमान में कम होता है। ठीक है, अब देखिए देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मतलब कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है और वायु दाब में तब फिर कमी आ जाती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, पवन का परिसंचरण गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। पवन का जो परिसंचरण होता है वह गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल एक प्रभावी लक्षण है। मतलब कि लू का जो ग्रीष्म काल है वह एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। मतलब लू जो धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें, मतलब लू के देखते हो किस तरह से बात कितनी गर्म रहती है, मतलब कि जिसको गर्मी ना लगती रहे। मतलब हवा लेने के लिए लोग गर्मियों में हवा पाने के लिए परेशान रहते हैं ना, पर उस गर्मी को लेने के बाद और माथा खराब हो जाता है। तो गर्म शुष्क पवनें होती हैं। ये दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं। मतलब कि इधर जो है खूब चलती हैं हवाएं ये वाली। कभी कभी देर शाम तक जारी रहती है। मतलब शाम तक 4, 5, 6 बजे तक लगभग ये जारी रहती हैं कभी कभार ना। तथा हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है, और जो हवा का ये सीधा प्रभाव जो है क्या हो सकता है, यह घातक भी हो सकता है। मतलब तबीयत खराब हो जाती है ना, तो हवा का ये प्रभाव मतलब लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो जो है अब देखते हैं हम लोग जो है हवा का ये प्रभाव घातक साबित हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती हैं। मतलब कि आंधियां भी चलती हैं मई के महीने में खूब भयानक। ये अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। मतलब कि जो ये आंधियां चलती हैं ये गर्मी से थोड़ा हवा मतलब ठंडी रहती है, तो अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तो काफी देर तक तो बात ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बाती हैं। ये तापमान को कम कर देती हैं तथा साथ में ठंडे समीर हल्की वर्षा लाती हैं। मतलब कि जो ये आंधियां जब आती हैं तो देखते हो आंधियों को आने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो ये तापमान मतलब हल्की हल्की बारिश भी करती हैं ये आंधियां जो आती हैं, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग कि वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी
तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश, मतलब कि कभी कभी तो हल्की बारिश, मतलब कभी कभी आनी के साथ पानी भी, मतलब आनी के साथ पानी भी खूब बरसने लगता है, मूसलाधार बारिश होती है। तो जो है यही इसमें दिया गया है कि तीव्र हवाओं के साथ साथ जो है गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होने लगती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, मतलब इसके साथ साथ जो है हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल इसे काला वैशाख कहा जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल वैशाख के महीने में ये जो होती है, ठंडियों में वैशाख का महीना जानते होगे ना, मम्मी वगैरह कहती हैं आपकी चैत्र वैशाख, मतलब तो इस तरह से कुआर कार्तिक, मतलब कई तरह महीने होते हैं हिंदी में जिसको बोला जाता है। तो ये जो है वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको काल वैशाख कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसून की वर्षा होती है। मतलब कि केरल से जो है कर्नाटक से तो वर्षा का शुरुआत होता है ना, तो वहीं से होती, कल तो बताया भी था इसके बारे में। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। हाँ, आम के महीने में तो पता ही, आम तो सब लोग खाते हो, तो आम कैसे जल्दी से तुरंत देखो पक जाते हैं, तनी भी बारिश होती है तो जो है वो आम पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, और इसे प्रायः आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिए, अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे आम्र वर्षा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा आम्र वर्षा जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे वर्षा ऋतु तथा मानसून का आगमन। ठीक है, तो कल हम लोग जो है वर्षा ऋतु तथा मानसून के आगमन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।